हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वेदांता के शेयर के बारे में। यहाँ पे जिस तरीके से हमने देखा कि वेदांता का जो डी लिस्टिंग थी वो फेल होती हुई दिखाई दी, उसके बाद शेयर में एक तगड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन फाइनली एक लेवल के बाद यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी की भी उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पे कल कंपनी ने, आप देख सकते हैं कि जबरदस्त डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, तो क्या है वो खबरें और किस तरीके का जो रिएक्शन है वो फिर सोमवार के दिन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और इसी तरीके की डिविडेंड की क्या उम्मीद थी मार्केट को, ये भी समझने की हम कोशिश करेंगे। जिस तरीके से हम बात करें तो आप देख सकते हैं वेदांता ने जो एक्सचेंज में अपनी फाइल सबमिट की है, वहां पे आप देखेंगे कि कंपनी ने 24 अक्टूबर के दिन यहाँ पे अप्रूव किया पहले इंटरिम डिविडेंड को, जो कि ₹9.5 पर इक्विटी शेयर का रखा गया है, जो कि 950% होता है। अगर उसकी फेस वैल्यू को अगर आप देखते हैं तो ₹1 पर शेयर की उसकी जो वैल्यू है, फेस वैल्यू कंपनी की, तो उस हिसाब से 950% का जो है डिविडेंड का अनाउंसमेंट यहाँ पे कंपनी ने किया है यहाँ पे। और अच्छी खासी जो अमाउंट जो है वो डिविडेंड के रूप में बांटी जाएगी, लगभग 3,500 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरीके से आपको पता है कि डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गया था और उसके बाद यहाँ पे अब फाइनली वेदांता को फिर से डिविडेंड देना पड़ेगा यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि आपको एक शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में मिलता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखी गई है पेमेंट के लिए, वो है सैटरडे 31 अक्टूबर 2020 की, यानी कि 31 अक्टूबर तक की जो है ये रिकॉर्ड डेट है। और साथ ही साथ जो इंटरिम डिविडेंड पेड किया जाएगा, इसकी टाइमलाइन अभी फिलहाल नहीं बताई गई है। तो ये जल्द से जल्द जिस भी तरीके के जो लॉ होंगे उसके अंतर्गत ये जल्द से जल्द पेड करने की जो है वो कोशिश यहाँ पे की जाएगी। लेकिन आगे अगर हम बात करें तो 23 अक्टूबर के दिन यहाँ पे किस तरीके का जो कारोबार था वो यहाँ पे वेदांता के शेयर में देखने को मिला। तो आपको जो एडजस्टेड क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी वो आई थी ₹104.75 पे, और जो दिन भर का कारोबार था वो एक सबड्यूट रेंज में रहता हुआ दिखाई दिया। ₹107 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया और ₹104 के लोअर लेवल के आसपास जो स्टॉक था वो कहीं ना कहीं कामकाज करता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब जिस तरीके की यहाँ पे ₹9.5 की आसपास की जो आपको डिविडेंड मिलती हुई दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं जो डिविडेंड यील्ड होती हुई दिखाई देगी वो आपकी होगी 9% के आसपास की। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही शानदार जो है वो आपको 9% की डिविडेंड यील्ड देखने को मिल सकती है, और जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है, क्योंकि इतनी तो अभी किसी एफडी में आपको ब्याज भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे बैंकों ने अपनी एफडी के रेट घटा दिए। तो डेफिनेटली एक कंसिस्टेंट इनकम अगर आपको चाहिए और एक अच्छी इनकम चाहिए, तो डेफिनेटली ये इन टाइप की कंपनियों में जिसकी डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान जिंक ने भी एक अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, और साथ ही साथ जितने भी पीएसयू कंपनियां होती है वहां पे भी डिविडेंड बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो इन शेयरों में बहुत ज्यादा होती है। तो हो सकता है कि आपको डिविडेंड तो डेफिनेटली मिल जाए, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन जो है जितने समय के लिए आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो डिपेंड करता है। कि अगर मान लीजिए आपने 2 साल के लिए यहाँ पे निवेश किया, तो 2 साल में आपको 9% के हिसाब से अगर 15-17% तक की डिविडेंड यील्ड मिल जा रही है, और 15-17% की डिविडेंड से कमाई जरूर हो जा रही है। लेकिन अगर आपकी कैपिटल अगर उस प्राइस से नीचे है तो आपकी कमाई का फिलहाल कोई महत्व नहीं बनता। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर शेयर के प्राइस में भी इंक्रीमेंट देखने को मिले और साथ ही साथ डिविडेंड भी देखने को मिले, तो फिर वो एक फायदे का सौदा होता है, और बहुत ही जबरदस्त फायदे का सौदा होता है। जिस तरीके से यहाँ पे एक डीलिस्टिंग ऑफर फेल हुआ और उसके बाद फिर यहाँ पे एक तेज गिरावट देखने को मिली। जिस दिन फ्राइडे का सेशन था उस दिन अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3,94,00,000 शेयर ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, अच्छी खासे भारी भरकम वॉल्यूम होते हुए दिखाई दिए। लोगों को अंदाजा तो जरूर था कि यहाँ पे डिविडेंड का आने वाला है, इतना बड़ा डिविडेंड आएगा इसकी शायद उम्मीद नहीं थी। 6 से 7% के डिविडेंड की उम्मीद तो लगभग सारे लोग मार्केट में जान रहे थे कि इतना आ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक में भी लगभग उसी के एवरेज का जो है डिविडेंड आता हुआ आपको दिखाई दिया। 166 रुपीज का इसका 52 वीक हाई है जो कि 14 जनवरी को लगा था, और 52 वीक लो है जो 60 रुपए का है, 30 मार्च के दिन लगता हुआ दिखाई दिया था। लेकिन अगर हम बात करें सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशन की, तो फ्राइडे के दिन जो वॉल्यूम हुए थे वो थे लगभग 3,94,00,000 शेयरों के, और जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज उठाई गई थी वो लगभग थी 1.5 करोड़ शेयरों से ऊपर की, यानी अच्छे खासी डिलीवरी यहाँ पे जो थी वो क्लॉक होती हुई दिखाई दी। 38.92% की जो डिलीवरी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको क्लॉक होती हुई दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स का रुझान था उनको पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, तो उन्होंने अच्छी खासी जो क्वांटिटी समय रहते उठा ली। अब बात करेंगे अगर हम सोमवार के दिन के सेशन की, कि सोमवार को किस तरीके का रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरीके के अनाउंसमेंट आई है उसके हिसाब से तो स्टॉक की जो ओपनिंग होगी वो आपको पॉजिटिव डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। हम चलते हैं सीधे चार्ट पे और देखते हैं कि चार्ट में किस तरीके का लेवल आपको देखने को मिल रहा है।
डेली चार्ट पे अगर हम बात करें तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म से अगर हम देखें तो एक बेरिश ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करते हैं 2018 से ये स्टॉक लगभग एक बेरिश ट्रेंड में चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन मार्च में जिस तरीके के लो लगते हुए दिखाई देते हैं 60 रुपए के आसपास, उसके बाद स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली। और आपको याद होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे डीलिस्टिंग के प्राइस निकल के आए थे 87 रुपीज के आसपास के, और जो न्यूज निकल के आई थी वहां से इस स्टॉक ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल बनाता हुआ दिखाई दिया था, और उस लेवल के पार यहाँ पे अच्छी खासी तेजी जो थी वो डिलिस्टिंग के कारण बनती हुई दिख रही थी, क्योंकि सबको पता था कि शायद इतने नीचे भाव पे डिलिस्टिंग नहीं होगी और डिलिस्टिंग का जो भाव है वो ऊपर आता हुआ दिखाई देगा। और ये स्टॉक फिर लगातार अपर ट्रेंड में रहा और 140 रुपए तक जाता हुआ दिखा, लेकिन जैसे पता चला कि डिलिस्टिंग यहाँ पे फेल होती हुई दिख रही है, और उसके बाद यहाँ पे एक शार्प फॉल जो था वो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग के रूप में देखने को मिला, और एक तगड़ी गिरावट जो है पिछले कुछ दिनों में आपको यहाँ ऊपरी लेवल से देखने को मिली है। 140 रुपए से स्टॉक जो है करेक्ट होकर के यहाँ पे 93 रुपीज के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि जिस तरीके से यहाँ पे 9% का आपको जो डिविडेंड यील्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिन्होंने यहाँ पे 95 रुपीज के भाव पे खरीदा है उसके लिए तो ये 10% के बराबर होता हुआ दिखाई देगा लगभग लगभग। लेकिन जिस व्यक्ति ने यहाँ पे 140 रुपए के भाव पे एंट्री ली है या इसके ऊपर भाव पे भी जिन्होंने पहले की एंट्री लेके रखी होगी, उसको सिर्फ डिविडेंड मिलेगा, लेकिन उसकी जो कैपिटल है वो यहाँ से भी अभी नीचे भाव पे है, तो डेफिनेटली उसका कुछ लॉस जरूर भरता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उस व्यक्ति को यहाँ पे वो कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इन स्टॉक्स में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई देती है। इस कारण से यहाँ पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपको एक बड़े दिल वाला होना पड़ेगा, और यहाँ पे रिस्क लेने के लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, तभी आपको एक मोटा इन्वेस्टमेंट का मिल सकता है। इसलिए अगर आप सोचते हो कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है और इतना बड़ा डिविडेंड आ रहा है तो आपकी अच्छी खासी कमाई होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सही लेवल पे किसी लेवल पे एंट्री करते हो तो ही ऐसा है, या फिर आपका जो नजरिया है वो कम से कम 4 से 5 साल का होना चाहिए, तभी जाके आपको इन स्टॉक्स में अच्छी खासी डिविडेंड और साथ ही साथ कैपिटल एप्रिसिएशन मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है ये आती है आपकी मेटल सेक्टर में, और इसका जो मेटल माइनिंग इन सेक्टर में, और ये सारे स्टॉक जो होते हैं वो सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, ये एक साइकिल में चलते हैं। आपको देखने को मिलेगा एक साइनोसॉइडल वेव जो होती है उस तरीके की ये स्टॉक कामकाज करते हैं, यानी कि इनमें लगातार एक अपर ट्रेंड का माहौल नहीं बना होता। ये ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, और यहाँ पे जो गिरावट होती है वो पूरी होती है, फिर रिट्रेसमेंट पूरा होता है, फिर पूरी गिरावट होती है, और इस तरीके से ये एक साइन वेव के रूप में चलते हुए दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के बीच में जो चार्ट है उसमें यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी आपको कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर हम इसको लोएस्ट पॉइंट पे अगर कोई व्यक्ति एंट्री करता है, यानी कि अगर 2016 के बेस पे अगर किसी ने एंट्री की थी 60-65 रुपए के आसपास, तो ये स्टॉक वहां से रिकवर होकर 2018 पे लगभग लगभग 350 रुपए के आसपास के हाई बनाता हुआ दिखाई दिया, यानी कहीं ना कहीं उसके पैसे 5 से 6 गुने हो गए 2 साल के अंदर में। लेकिन उसके बाद जो गिरावट आई 2018 से, आप देखोगे कि मार्च 2020 तक ये स्टॉक फिर से 60 रुपए हो गया। तो जिस व्यक्ति ने यहाँ 350 पे एंट्री की उसकी तो ऑलमोस्ट 70 से 80% जो रकम है वो साफ हो गई। तो यहाँ पे उसको कितने भी डिविडेंड मिल जाए उसका क्या गया, क्या मिला उसको? अगर यहाँ पे मान के चलिए 20 30 40 50 रुपए के डिविडेंड मिल भी गए उसको 2 साल के अंतर्गत, तो भी 350 रुपए का भाव भाव का जो उसका एवरेज प्राइस है वो 300 रुपए का ही चल रहा है, और अभी भाव चल रहा है 100 रुपए का, तो भी वो कहीं ना कहीं 66% के लॉस पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको डिविडेंड का फायदा तब होगा जब स्टॉक अपर ट्रेंड में हो, कि आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ दिखाई दे और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिविडेंड भी उसके साथ मिलता हुआ दिखाई दे, तब जाके आपको दोनों साइड का फायदा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हड़बड़ा के किसी भी प्राइस पे एंट्री कर लेने से और आप ये सोचेंगे कि आपको इतना अच्छा खासा डिविडेंड भी मिलेगा और अच्छे खासे प्रॉफिट भी होते हुए दिखाई देंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। या तो यहाँ पे आपको फिर लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना होगा, या फिर आपको छोटे वक्त में ट्रेड करना और छोटे से प्राइस पे निकलना आना चाहिए, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो आप अपनी स्वयं की खुद बना सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की कोई राय नहीं है और ना ही यहाँ पे किसी प्रकार के ट्रेडिंग की कोई राय है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली सोमवार के दिन अगर हम बात करते हैं तो एक सोमवार को अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गिरावट जिस तरीके की हुई है तो इन खबरों के दम पे यहाँ पे स्टॉक फिर से कहीं ना कहीं 110 112 रुपए के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे स्टॉक सस्टेन करेगा नहीं करेगा ये डिपेंड करता है, क्योंकि चार्ट में कहीं ना कहीं कुछ गैप बचे हुए हैं, तो हो सकता है वो स्टॉक एक बार गैप फिल करे और फिर कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश करे, जब तक कि कोई पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो नहीं बनता। क्योंकि फिर आने वाले हफ्तों में जो है वोलेटिलिटी मार्केट में वो भी आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर आपके स्टॉप लॉस के कोई लेवल होंगे तो वो होंगे ऑलमोस्ट 95 रुपीज़ के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे, जिस स्टॉक ने यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले लो बनाया था। यानी कि अगर ये स्टॉक फिर से इसके नीचे जाता है तो आपको फर्दर लेवल जो है वो 87-88 रुपीज़ के आसपास के देखने को मिल सकते हैं लोअर साइड में। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो अदरवाइज यहाँ पे जो टारगेट है आपके कम से कम 115 से 120 रुपए तक के, जो कि 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 200 डीएमए वो 120 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है। तो वहां के आसपास तक के आपके जो टारगेट्स है वो नियर टर्म में बन सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है न्यूज बेस्ड है, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।